राजस्थान की प्रमुख रियासतों की समस्याएं, इसके बारे में तो जैसा कि आपको बताया कि इस समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, लेकिन इन सब के अंदर एक दूसरे के प्रति अविश्वास और ईर्ष्या भरी हुई थी। तो इस कारण ये क्या कर रहे थे, जो संघ का निर्माण नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा भी और भी कई सारी समस्याएं थी, जिसमें से कई रियासतें जैसे जोधपुर, बीकानेर, इसके अलावा धौलपुर, ये सारी रियासतें पाकिस्तान के अंदर शामिल होना चाहती थी, है ना। तो कुछ अपना बीकानेर ने तो बाद में अपना जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व स्वीकार किया कि हम तो क्या रहेंगे, आज़ाद रहेंगे। कुछ जैसे अलवर, भरतपुर में इधर सांप्रदायिक समस्या पैदा हो गई थी, और जोधपुर के महाराजा तो अपने अड़ीकी हो गए थे पाकिस्तान में शामिल होने के लिए। तो इन सब परिस्थितियों के बारे में हम क्या करेंगे, इसके अंदर जानेंगे कि ये किस तरीके की और क्या समस्याएं थी इनके सामने। उन समस्याओं के ऊपर हम विस्तृत रूप से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप इसको ध्यान से सुने और साथ में ही अपने मित्रों के बीच में भी इसको क्या करें, शेयर करें। तो देखते हैं पहली समस्या थी स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात हुए सांप्रदायिक दंगे। जैसे देश का बंटवारा भी सांप्रदायिक आधार पर किया था, हिंदू मुस्लिम आधार पर। तो जो जिन क्षेत्रों में विभाजन किया गया था, जैसे पूर्वोत्तर हो चाहे उत्तर पश्चिमी हो, है ना, पाकिस्तान के उन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में भयंकर दंगे हुए थे और बड़ी संख्या के अंदर लोगों को मारा गया था। तो वैसे दंगों से हालांकि राजस्थान अछूता रहा था, लेकिन राजस्थान के जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले दो जो उस समय की रियासत थी, अलवर और भरतपुर, वहाँ की मेव जाति जो मुस्लिम धर्म को मानने वाली थी, इस मेव जाति ने यहाँ पर क्या कर दिया था, इसने समस्या यानी इन्होंने यहाँ के इस क्षेत्र के हिंदुओं को ऊपर जो हमले कर दिए थे उनको मारना प्रारंभ कर दिया था। तो फिर अलवर में उस समय जो राज्य भी था, तो वो थोड़ा महाराजा भी इस क्षेत्र में था कि उन्होंने सपोर्ट किया था। तो बदले में जब क्या हुई थी, यहाँ कार्रवाई प्रारंभ हुई थी, तो इस कारण हिंदू मुस्लिम यहाँ पर क्या समस्या है वो ऊपर कर आ गई थी। इसके अलावा जो भरतपुर राज्य था वो जाट मत को भी ज़्यादा दे रहा था। वहाँ के जो महाराजा इसमें बरजेंद्र सिंह थे वो भी जाट मत को दे रहे थे। तो इन सब के कारण यहाँ सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो रहे थे, तो राज्य की स्थिति सुधर नहीं रही थी। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने चाहा कि इन क्षेत्रों को क्या लिया जाए, अपने अधीन कर लिया जाए। दूसरी थी कि गांधी जी की हत्या के अंदर अलवर राज्य का नाम आ गया था, इससे भी अलवर विभाजित था। अलवर के महाराजा जो थे तेज सिंह, और अलवर राज्य के उसमें प्रधानमंत्री थे NB खरे, उनका नाम आया था गांधी जी की हत्या का में, क्योंकि जो NB खरे थे, जो गांधी जी के हत्यारे गोडसे और परचूरे, वो उसी के गांव थे। और कहा जाता कि उन्होंने अलवर में रह कर के ही क्या की थी, अपनी सारी योजनाएं बनाई थी। तो इस कारण जो क्या था, इनकी हत्या के अंदर नाम आने थे। तो भारत सरकार ने क्या कर लिया था, अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। NB खरे और तेज सिंह को वहाँ दिल्ली बुलाकर वहाँ इनको क्या कर लिया था, नज़रबंद कर लिया था। और दूसरा जो भरतपुर था, तो भरतपुर के महाराजा से भी कहा कि भाई आपसे समस्याएं नहीं सुधर रही है और आपके जो राज्य के अंदर सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहे हैं। इसके अलावा महाराजा का अपनी सेना पर भी नियंत्रण नहीं रहा था, और जाटवाद का जो यहाँ पर ज़्यादा ही चलन चल रहा था। तो इस कारण भारत सरकार ने इनसे कहा, भाई महाराज जी आपसे राज्य नहीं चल रहा है, तो आप जो क्या कीजिए, भरतपुर का प्रशासन हमें सौंप दिए। तो बाद में भारत सरकार ने यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया, जो सप्रू जी को यहाँ का प्रशासक, वहाँ अपने लाल करके एक थे जिनको प्रशासक अपने अलवर का नियुक्त कर दिया था। तो इस तरीके से भारत सरकार ने इनका प्रशासन क्या कर दिया था, अपने हाथ में ले लिया था। अब देखेंगे दूसरा कारण हम देखेंगे जोधपुर। सबसे ज़्यादा समस्या जोधपुर के महाराजा जो उस समय हनुवंत सिंह थे, उन्होंने उपस्थित की थी। उन्होंने जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाने का प्रयास किया ही किया, साथ में बाकी जिन्ना के ऐसे जाल में फंस गए कि बाकी रियासतों को भी पाकिस्तान के अंदर मिलाने का प्रयास किया था, जिसमें उदयपुर, बड़ौदा, तो इनको भी मिलाने का इन्होंने जोधपुर में भरसक प्रयास किया था। जो उस समय का जो षड्यंत्र रच रहे थे, जिसमें नरेंद्र मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष थे जो भोपाल के नवाब, तो एक तरफ भोपाल के नवाब और एक तरफ जिन्ना, इन दोनों के कारण ही सबसे बड़ी समस्या जोधपुर राज्य ने क्या की थी, खड़ी थी। क्योंकि ये भारत की स्वतंत्रता मिलने से पहले तक ये ठीक थे, लेकिन स्वतंत्रता जो भारत यानी आज़ाद होने वाला था 15 अगस्त, तो उससे ठीक 10 दिन पहले ही ये भोपाल के नवाब के बहकावे के अंदर के फिर जिन्ना से मिलने जाते हैं। और जिन्ना क्या करते हैं,
जिन्ना इनको एक खाली कागज़ पकड़ा देते और कह देते इन पर आप अपनी शर्तें लिख दीजिए, मैं नीचे क्या कर दूंगा, साइन कर दूंगा। इस बात से ये प्रभावित होकर के बड़े प्रभावित होकर के पाकिस्तान में शामिल होने का प्रयास, ये विचार करते हैं कि यार भारत सरकार तो मैं कुछ ऐसा देने को नहीं कह रही है और ये तो पूरा जिन्ना सब कुछ जो भी मैं लिख दूंगा वो देने को तैयार है। और साथ में यहाँ के जो जागीरदार थे जोधपुर के, है ना, अन्य जो सामंत थे वो भी पाकिस्तान में पक्ष के थे। और ये महाराजा हनुमंत सिंह उसमें जागीरदारों से घिरे हुए थे, क्योंकि जागीरदार ये चाहते थे कि जिन्ना जागीरी प्रथा पर जिन्ना का रुख सही पक्ष में था, जबकि भारत सरकार तो क्या करना चाहती थी, जागीरदार को ख़त्म करना चाहती थी। तो बड़ी यहाँ समस्या की। लेकिन बाद में वीपी मेनन और जो भारत के वायसराय जो उस समय के थे अपने लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयासों से इन्होंने क्या किए थे, भारत के अंदर जो शामिल होने का स्वीकार कर लिया। इसके लिए इन्होंने जब सम्मेलन के लिए इनको बुलाया गया था दिल्ली, तो जो वीपी मेनन थे उनके ऊपर इन्होंने पिस्तौल तान ली थी, जो इनकी एक पेन थी, ऐसी पेन टाइप की पिस्तौल ये रखा करते थे। तो बाद में उस पिस्तौल को इनके हाथ से ले ली थी, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन ने, और अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे। वर्तमान के अंदर लंदन के अंदर वो संग्रहालय उसके अंदर सुरक्षित है। तो जोधपुर इधर जो था पाकिस्तान की सीमा से लगने वाली रियासत थी, तो भौगोलिक दृष्टि से भी और सामाजिक स्थिति भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहाँ के राजा और जनता दोनों ही हिंदू थे। तो ये भी बड़ी तो भारत में शामिल, और इसने यहाँ के महाराजा कहाँ ले जा रहे थे, पाकिस्तान के अंदर। और इसके अलावा अगर जोधपुर को पाकिस्तान में मिल गया तो फिर बड़ी बाकी रियासतों में प्रयास होंगे। तो जोधपुर के महाराजा ने संपूर्ण राजस्थान का इनको सम्राट बनाने का सपना दिखा दिया था हनुवंत सिंह। तो इस तरीके से इनकी पाकिस्तान की तरफ मिलने की चर्चा बड़ी गर्म थी, जिसके कारण भी जो क्या थी भारत के अपने राजस्थान के एकीकरण के अंदर बड़ी समस्या इन्होंने उत्पन्न की थी। एक बड़ी मज़ेदार बात हुई थी, है ना, जब ये वहाँ पर जिन्ना से मिलने के लिए जा रहे थे, तो इन्होंने बीकानेर के जब महाराजा को भी साथ में लेना चाहे, क्योंकि ये अकेले जाने में इनको भी हिचकिचाहट हो रही थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया था, है ना। तो बीकानेर के महाराजा उनसे नहीं थे, तो उनके अपनी जो भेंट के साथ में किसको लेकर गए थे, अपने जैसलमेर के जो उस समय के शासक थे उनको कहा, लेकिन वो नहीं चले, उनके महाराज कुंवर साथ में चल गए। और जब महाराज कुंवर को तो वहाँ जिन्ना ने इनको साइन करने के लिए पकड़ाया कागज़, तो महाराज कुंवर जो जैसलमेर के थे उनसे पूछा हनुवंत सिंह, तो उन्होंने इनकार कर दिया, भाई साहब मैं इस पर क्या होऊंगा, इस तरीके की बातों पर क्या करूँगा, मैं हस्ताक्षर नहीं करूँगा। और जिन्ना के इसके पीछे क्या था, जो बंगाल और पंजाब का बंटवारा हो गया उसकी कमी की पूर्ति जोधपुर के माध्यम से करना चाहते थे। तो हालांकि महाराज कुंवर का जो उत्तर है वो बहुत ही बड़ा ही महत्वपूर्ण था। महाराज कुंवर ने क्या कह दिया, है ना, जब हनुवंत सिंह ने पूछा, क्या पूछा कि हे महाराज कुंवर, क्या आप इस पर हस्ताक्षर करोगे, तो महाराज कुंवर ने बड़ा ही अच्छा कहा और कहा था कि मैं हस्ताक्षर करूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। वो शर्त ही क्या है कि यदि कभी हिंदू और मुसलमानों के अंदर झगड़ा हुआ तो जिन्ना हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों का पक्ष नहीं लेंगे। बड़ा बम फोड़ दिया इन्होंने। और इससे महाराजा हनुवंत सिंह भी बड़े अचंभे में पड़ गए, यार इस तरफ तो मैंने विचार ही नहीं किया, है ना, क्योंकि हालांकि बहुत बड़े उनके विचार थे। भले ही जो जन जागृति की हमने पाठ देखा था, पर जमन में कितना ही महारावल में खूब उसको दबाने का काम किया था, लेकिन यहाँ बहुत ही बड़ा ये काम कर दिया। तो उसके बाद में जिन्ना ने बड़ा दबाव डाला महारावल के ऊपर कि आप क्या कर दे, उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दे, विले वाला था। लेकिन बाद में महारावल ने कह दिया कि यार कि मैं मेरी माता से सलाह लेकर के बाद में आपको 2 दिन बाद में बताऊंगा। तो ऐसा कुछ बहाना बना करके ये वहाँ से फिर वापस जोधपुर आ जाते। उसके बाद मामला जो वीपी मेनन और ये वायसराय माउंटबेटन इसको क्या कर देते हैं, सुलटा देते हैं। अब तीसरी हमारी समस्या जो राजस्थान के एकीकरण में कौन सी थी वो देखेंगे। तो तीसरी जो समस्या थी वो मेवाड़ को लेकर। मेवाड़ के महाराणा, इसमें महाराणा कौन थे, भूपाल सिंह। इसके अलावा यहाँ का जो जागीरदार वर्ग था वो भी इसके पक्ष में देता, वो दुहाई देता था। किसकी दुहाई देता था, मेवाड़ की गौरवपूर्ण ऐतिहासिक स्थिति की दुहाई देता था कि भाई मेवाड़ की जो रियासत है वो 1300 वर्ष पुरानी है, जिसकी स्थापना बापा रावल ने की थी 565-66 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की थी। तो मेवाड़ का लंबा इतिहास रहा, इसमें बड़े बड़े राजा जैसे कुंभा, सांगा,
प्रताप जैसे वीर और साहसी लोग यहाँ हुए जिनका अपना इतिहास है, और कल का एक जो राज्य बना है भारत, जो कि ब्रिटिश शासन की उपज है, उसमें क्या करे, कैसे अपना मेवाड़ अपना अस्तित्व क्या करे समाप्त कर दे, यानी जो भारत के मानचित्र में अपना अस्तित्व कैसे समाप्त करे, तो अपना अस्तित्व समाप्त नहीं करना चाहता था। तो इसी कारण जो मेवाड़ क्या था, इसमें भारत में विलय का इच्छुक नहीं था। और इसके अलावा जो रियासती मंत्रालय की जो शर्तें थी, उस शर्तों को भी क्या करता था, मेवाड़ अपना पूरा करता था। लेकिन हालांकि बाद के अंदर फिर शामिल हो गए थे। और यहाँ एक बड़ी बात और हम देख लेते हैं कि जब उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह को हरवंश सिंह जो जोधपुर के थे, उन्होंने पाकिस्तान में मिलाने के लिए गए, इसके अलावा धौलपुर के महाराजा उनके साथ में उदयभान सिंह जी थे, तो उन्होंने भी पूछा कि भाई साहब आपका क्या विचार है, तो उन्होंने कह दिया कि मेरा विचार क्या है, मेरा निर्णय मैं क्या करूं, मेरे पूर्वज ही करके चले गए थे कि मेवाड़ को कहाँ रहना चाहिए था। तो बहुत ही बड़ा देशभक्तिपूर्ण इन्होंने जवाब दिया था, और इनके जवाब के कारण ही फिर क्या हो गया था, है ना, देशभक्तिपूर्ण इसके जो जवाब थे, इस जवाब से ही जो भोपाल का जो नवाब था, उसको जो पाकिस्तान में मिलाने की जो इच्छा थी, इसके अलावा जो धौलपुर के महाराजा थे, इन सब के प्रस्ताव या इनकी इच्छाएं क्या हो गई थी, इसकी और जिन्ना की अधूरी ही रह गई थी। तो इस तरीके से बहुत बड़ी बात की थी यहाँ के महाराणा ने, और उनकी देशभक्तिपूर्ण इस कार्य की बड़ी ही प्रशंसा की जाती है। क्योंकि अगर उदयपुर या जिसे मेवाड़ कहते हैं वो उस साथ में सम्मिलित होता तो एक पूरी कड़ी बन जाती, और उदय जो अपने ये भोपाल का नवाब जो था उसके तक पूरा एक सर्कल बन जाता। तो इसलिए मेवाड़ के महाराणा ने बड़ा ही महत्वपूर्ण जवाब दे दिया था। कि क्या जवाब दिया था कि भाई साहब मेरी इच्छा तो मेरे पूर्वजों ने निश्चित कर दी है, यदि वे थोड़े भी डगमगाए होते ना तो हमारे लिए हैदराबाद जितनी ही बड़ी रियासत छोड़ जाते। वो महाराणा प्रताप जैसे लोगों के लिए उन्होंने कहा था, है ना, बाकी के जैसे वो डगमगाए नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं क्यों करूँगा, मैं तो क्या करूँगा, हिंदुस्तान के साथ हूँ। तो इस तरीके से उनके वक्तव्य से, इस देशभक्तिपूर्ण कथन से बाकी के पास अब क्या जवाब रह गया था। ठीक है, तो बाद में जब शामिल होने वाले जो, हालांकि सबसे पहले विलय पर हस्ताक्षर बीकानेर ने किए थे, लेकिन बीकानेर के ऊपर हम बढ़ेंगे। और सबसे बाद में 7 अगस्त को बीकानेर राज्य करता है हस्ताक्षर, और सबसे बाद में अपने करता है धौलपुर राज्य। सबसे बड़ी समस्या धौलपुर है ना, सब जोधपुर वगैरह सब विलय कर लेते हैं, लेकिन धौलपुर वाला अभी भी पहुँच पकड़े हुए था। तो उधर देखेंगे बीकानेर भी सीमांत राज्य होने के कारण इस समय यहाँ के शार्दुल सिंह थे, यहाँ के महाराजा। तो भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदेश था। यद्यपि भारत की संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर का प्रतिनिधि, फिर भी यहाँ के शासक का मन क्या था, स्वतंत्र रखने का था। तो बीकानेर के राजा वैसे बड़े प्रगतिशील थे। हर राजाओं ने क्या किया था, किसी न किसी तरीके से उस समय की प्रगतिशील विचारों से प्रभावित किया था। और इन्होंने जब भारत का गठन हो रहा था तब भी इन्होंने क्या किया था, बड़ा ही प्रारंभ के अंदर इनका भी क्या था, बड़ा ही पॉजिटिव रोल था। लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे इनका भी मन उछटता गया कि इसके लिए वो नहरी क्षेत्र को लेकर के इनका पाकिस्तान के साथ यानी जिन्ना के साथ इनका क्या हुआ था, पत्र व्यवहार हो रहा था। तो इस बात को लेकर के भी ये फिर एक बार के लिए पाकिस्तान की तरफ इनका मन हो गया था। लेकिन बाद में इन्होंने अपने राज्य को क्या लेगा, वो स्वतंत्र रहेंगे, न तो भारत के साथ मिलेंगे और नहीं क्या करेंगे, पाकिस्तान के साथ में शामिल होंगे। तो इस तरीके का निर्णय इनके द्वारा लिया गया था। तो इस बात को लेकर के भी बड़ी समस्या यहाँ देखने को आई थी, है ना। हालांकि बाद में फिर वीपी मेनन के प्रयासों से महाराजा को समझाया गया और यहाँ पर फिर प्रशासक भी भेजे गए थे, और इन सब को लेकर के आखिर सबसे पहले वो राज्य था बीकानेर ही था जिसमें क्या था, भारत के अंदर शामिल होने पर अपनी क्या दे दी थी, सहमति दे दी थी। तो जैसे तैसे करके ये जो भारत की रियासतें थी उस समय के राजस्थान के रियासतों को राजस्थान में जो शामिल करने का है वो प्रयास है, वो क्या है, सफल रहा था। तो अब हम देखते हैं कि इनके द्वारा क्या, जो हमने संघ की पहले बात की थी, उन संघ बनाने के इनके जो प्रयास हैं वो क्या प्रयास सफल रहे थे। एक जो व्यक्ति जो राजनीतिक विभाग के उस समय के जो सचिव थे,
कोरफील्ड, जिसका पूरा नाम था कोनार्ड कोरफील्ड, उन्होंने जो जिन्ना के साथ मिलकर के जो भारतीय जो रजवाड़े थे उनको बड़ा ही भड़काया था कि आप क्या करो, आप चाहो तो इसमें एक और शर्त है। उन्होंने रजवाड़ों के बीच में घूम घूम कर प्रचार किया था कि आपके सामने दो रास्ते नहीं, लेकिन पहले तो बताया कि आपके सामने रियासत राजाओं को आपके साथ में दो रास्ते, या तो भारत में मिलो या पाकिस्तान में। तो उसने क्या किया था, इस कोरफील्ड ने घूम घूम कर बताया था कि आपके सामने दो नहीं तीन रास्ते हैं, आप चाहो तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में, या आप चाहो तो क्या रह सकते हो, स्वतंत्र रह सकते हो। तो यही था बीकानेर के अंदर। तो इसी कारण उसने कहा था हम स्वतंत्र रहेंगे। ऐसा ही त्रावणकोर और हैदराबाद ने भी ऐसी घोषणा कर दी थी कि वो किसी भी जो डोमिनियन में सम्मिलित नहीं होंगे और वो क्या रहेंगे, जो आज़ाद रहेंगे। तो इस तरीके की जो बातें थी, इन बातों के कारण भी जो बड़ी समस्याएं उस समय भारत के सामने खड़ी हो गई थी। लेकिन वो तो लौह पुरुष थे सामने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनका जो साथ देने वाले जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे वो थे वीपी मेनन। और राजस्थान के अंदर एकीकरण में अगर सबसे बड़ी योजना थी तो वो वीपी मेनन की ही थी। उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ में क्या किया था, इन राज्यों को भारत के अंदर विलय करवा दिया था। तो इस तरीके से हमने इनमें देखा कि कौन कौन सी समस्याएं थी, उन समस्याओं में किस तरीके से फिर उनका क्या किया गया था, समाधान किया गया था। ठीक है। और आखिर में जब और बाद में जब पाकिस्तान का इधर जैसलमेर की तरफ भी दबाव बढ़ा था, तो जैसलमेर में भी भारत सरकार ने अपना क्या कर दिया था, प्रशासक नियुक्त कर दिया था। तो इस तरीके से भारत सरकार ने जैसलमेर, और वैसे जैसलमेर के तो उस राजकुमार का हमने बदल लिया कि उन्होंने किस तरीके की बात दी थी। और इधर जो शार्दुल सिंह था, उनके थोड़े मन में ये थी कि वो पहले तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहते थे, लेकिन इस बात का जब पता चल गया था, भंडाफोड़ हो गया था, भारत सरकार को पता, तब सीधा सही वीपी मेनन ने क्या कर दिया था, इनको अपने अधिकार ले लिया। इनको पूछा भाई समस्या क्या, तो उन्होंने कहा था भाई फिरोजपुर जो हेड है वो हमारे यहाँ होना चाहिए। अगर गंगनगर वगैरह पाकिस्तान चली जाएगी तो हमारे सामने और कोई रास्ता ही नहीं होगा और हमें क्या होना पड़ेगा, पाकिस्तान में शामिल होना पड़ेगा। तो ये बात थी। और इसमें जो भी इन्होंने शर्तें रखी थी, तो वो सारी की सारी शर्तें क्या कर ली थी वीपी मेनन ने, कि अब ज़्यादा उनका वर्णन करेंगे बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो उनको शामिल कर लिया था। और तो महत्वपूर्ण बात यही थी कि इनके और जो जिन्ना के बीच में खिचड़ी पक रही थी, तो उस खिचड़ी को क्या करवा दिया था, वहाँ के समाचार पत्रों में, दिल्ली से प्रकाशित होता था उसमें, इसके अलावा जो बीकानेर से प्रकाशित होता उन समाचार पत्रों में भी उसका क्या कर लिया गया था, प्रकाशन करवा दिया गया था। और जो जोधपुर था तो उसमें भी ऐसा ही था। तो जोधपुर में क्या था, जोधपुर में भी पाकिस्तान के साथ मिलने की पूरी तैयारी की थी। तो वहाँ पर कौन थे, सुमनेश जोशी जी थे। तो सुमनेश जोशी जी ने जो रियासती नामक समाचार पत्र था, उस समाचार पत्र के अंदर क्या कर दिया था, इसका प्रकाशन करवा दिया था। तो प्रकाशन करवा के फिर महाराज की सारी योजना का भंडाफोड़, दो समाचार ध्यान रखना, जोधपुर का जो पाकिस्तान के साथ मिलने का भंडाफोड़ अपने सुमनेश जोशी ने किया था, और कौन से समाचार पत्र में किया था, रियासती। जबकि बीकानेर के अंदर जो प्रजामंडल है, इसका जो भंडाफोड़ हिंदुस्तान टाइम्स में, दिल्ली, और पहले दिल्ली वाले एडिशन में और फिर यहाँ पर बीकानेर वाले एडिशन में किसने किया था, एक ब्रजराज कुमार भटनागर थे, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम के संपादक उस समय थे दाऊद दयाल आचार्य, उनको ये रिपोर्ट दी थी और उनके आधार पर इसका क्या किया गया था, प्रकाशन किया गया था। ये 17 नवंबर 1947 की घटना। तो इन बात को आप ध्यान रखना। और इसके बाद में भारत सरकार ने क्या किया था, यहाँ पर इनके ऊपर पूरा कंट्रोल किया और इसको क्या कर दिया, शांत। वैसे इनका जब भंडाफोड़ हो गया तो इसके बाद इनको शांत होना ही था, क्योंकि ऊपरी स्तर पर तो ये भारत के साथ में कई बार कह चुके थे हम भारत में विलय करेंगे, और जब ऐसे समाचार आई तो फिर सीधा से इनको लज्जित होना भी स्वाभाविक था। अब देखते हैं आगे कौन कौन से और क्या क्या जो संघ बनाते हैं, उन संघ की बातों को हम देखेंगे। तो देखो, बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में मेवाड़ के महाराणा, अब जब इनको पहले ही बता दिया गया था कि क्या बनना पड़ेगा, आपको संघ बनाना पड़ेगा, चाहे आप आस पड़ोस में मिलो या आप किसी और राज्य में मिल जाओ या उनका विलीन करो। तो ऐसी स्थिति में जब इनको संघ बनाने की बात कही गई थी, तब ये मेवाड़ के महाराणा उस समय भूपाल सिंह थे और उन्होंने इस बात को बड़ा ही जोरदार तरीके से रखा था
उनके सहयोगी जो थे उसमें उनके सलाह के आधार पर इस बात को, इसके अलावा के मुंशी भी थे जो इनके सलाहकार थे, तो इन्होंने मिलकर के रखा था कि क्या बुलाया जाए, जो राजस्थान और गुजरात और मालवा की रियासतों का एक सम्मेलन बुलाया जाए। उन्होंने कहा था कि भाई देखो, हम एक इकाई के रूप में शामिल होंगे तो हम क्या करेंगे, अपने लिए ज़्यादा अधिकार मांग सकेंगे, अपने लिए ज़्यादा विशिष्ट स्थिति प्राप्त कर सकेंगे, ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। और अगर ऐसा हमने नहीं किया, उदयपुर महाराणा ने थोड़ा उनमें डर भी पैदा किया कि अगर ऐसा नहीं किया ना हमने, तो भारतीय संघ में ऐसे ही शामिल हो जाएंगे और हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अगर संगठन रहा तो हम कोई क्या करेंगे, एक अलग से अपना अस्तित्व भी रख सकेंगे। तो ऐसा प्रयास 25-26 जून को मेवाड़ के महाराणा द्वारा जयपुर में राजस्थानी राजाओं का सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें राजपूताना यानी जो राजस्थान, गुजरात और मालवा के नरेश थे, इसमें कुल 22 रियासतों के जो शासक थे उन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। और इसमें इन्होंने राजस्थान जो यूनियन है नाम से एक इन्होंने क्या किया था, संगठन बनाने का यहाँ पर प्रयास किया था। ध्यान रखना, कौन सा यूनियन इन्होंने बनाने का प्रयास किया था, राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। लेकिन बाद में होता क्या, ये देखते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बता दिया गया था कि राजस्थान के जो शासक थे एक दूसरे के प्रति अविश्वास और ईर्ष्या रखते थे और सभी क्या बनना चाहते थे, सभी सर्वेसर्वा बनना चाहते थे, यानी जो संघ बनेगा उसका मुखिया बनना चाहते थे। तो इसी कारण वो क्या हुए, एक मत नहीं हो सके और इस कारण मेवाड़ के जो महाराणा उनकी योजना जो फलीभूत नहीं हो सकी, उसमें सबसे ज़्यादा समस्या अपने जयपुर, जोधपुर और बीकानेर वालों ने खड़ी की थी। उन्होंने कहा भाई इससे तो मेवाड़ के महाराणा सर्वेसर्वा बन जाएंगे और हमारा कुछ नहीं रहेगा। तो वो मेवाड़ के महाराणा को सर्वेसर्वा नहीं बनना चाहते, वो खुद बनना चाहते थे। तो इस तरीके से इनके जो निजी स्वार्थ थे, इनके कारण जो राजस्थान जो यूनियन है, उस यूनियन का जो गठन होना था वो नहीं हो पाया था। इसको ध्यान रखना। इस संगठन का क्या नाम रखा गया था, राजस्थान यूनियन रखा गया था। तो राजस्थान यूनियन का क्या हुआ था, गठन नहीं हो पाया था। और कौन से और किसने प्रयास किए ऐसा ही, क्या ये अकेला ही था उदयपुर? नहीं, ऐसे और भी प्रयास किए गए थे। और वो प्रयास किसने किए थे, इसमें हम देखेंगे डूंगरपुर। तो जो डूंगरपुर के शासक थे उन्होंने क्या बनाने का, उन्होंने वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया। कैसा संघ बनाने का प्रयास किया, वागड़ संघ बनाने का। डूंगरपुर के इस समय के महारावल कौन थे, लक्ष्मण सिंह थे। तो लक्ष्मण सिंह जी ने ऐसा प्रयास किया। इन्होंने बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वालों को साथ में मिलाकर के कहा भी हम क्या बना लेते हैं एक संघ। हम वैसे ही जो समूहीकरण था उसका आधार भी यही था, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक, जाति और आर्थिक दर्शन। तो इन्होंने कहा था ये सारी बातें हमारे यहाँ कॉमन है। हम भौगोलिक दृष्टि से, भाषा, संस्कृति, जाति और आर्थिक दृष्टि से हम एक दूसरे से क्या हुए, जुड़े हुए। तो इनका क्या बना लिया जाए, संगठन। और जब इनकी बात हुई मुखिया की, तो डूंगरपुर के जो महारावल थे उन्होंने कहा था मुखिया भाई मैं बनूंगा। तो इस बात को लेकर के ये भी क्या हुए थे, बाकी भी एक मत नहीं हो सके थे। यानी जो वही था, सबको अपनों का क्या बनना था, मुखिया बनना था। अपनी मारवाड़ी भाषा में कहते सबको बींद बनना था। तो अब बींद ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर क्या समस्या होगी। तो इस कारण ये भी क्या था, इनका प्रयास जो संगठन बनाने का वो सफल नहीं हुआ था। ऐसे जयपुर के शासक जो महाराजा थे इस समय, मानसिंह सेकंड, सवाई मानसिंह द्वितीय, उन्होंने भी प्रयास किया था। और उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे वीटी कृष्णमाचार्य। उनको बता करके उनके माध्यम से प्रयास करवाया था। और उन्होंने भी राजस्थानी जो, या कह सकते हैं राजपूताना के जो शासक थे उनका क्या बुलाया था, सम्मेलन बुलाया था। और कम से कम उन्होंने ये प्रयास किया था, वो नहीं आए तो कम से कम जो अलवर और करौली वाला क्षेत्र है उनको क्या किया जाए, एक बार फिर से जयपुर के अंदर शामिल कर दिया जाए। और एक ढूंढाड़ नामक प्रांत बनाने का भी इन्होंने प्रयास किया, ढूंढाड़ संघ। लेकिन इसमें भी सफल नहीं हुए, न वो ढूंढाड़ संघ और न पूरे राजपूताना का एक संघ बनाने में वो सफल हुए थे। अगला प्रयास कौन करेगा, अगला एक जो प्रयास किया गया था वो किया गया था कोटा के महाराज जो थे भीम सिंह, उनके द्वारा किया गया था। कोटा के इस समय के शासक तो थे भीम सिंह, उनके द्वारा किया गया था। अपने आस पड़ोस के क्षेत्रों को मिला करके, जैसे बूंदी और झालावाड़ से इन्होंने कहा भाई हम भी वैसे ही हैं, भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक, भाषा दृष्टि से एक है, तो हम मिल करके क्या बना लेते हैं, संघ बना लेते हैं। लेकिन सबके अंदर वो एक ही समस्या थी, प्रमुख बनने वाली बात थी, है ना, यानी मुखिया कौन बनेगा। तो इस बात को लेकर के
ये भी इनके जो आपसी अविश्वास और स्वार्थ के कारण ये संगठन भी नहीं बन पाए थे। यानी इन्होंने हाड़ौती जंग जो कोटा के महाराज भीम सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था, वो इनका प्रयास भी क्या हो गया था, असफल हो गया था। तो फिर ये सारे प्रयास थे, तो ये सब प्रयास जब असफल हो रहे थे, तो ऐसी स्थिति में फिर कोई संगठन नहीं बना था। तब भारत सरकार का जो रियासती मंत्रालय था उसने क्या किया था, संगठन बनाने का प्रयास किया था। अब उसने कहा था कि भाई ये तो आपस में संगठन नहीं बना पाएंगे, अब हमें कुछ काम करना पड़ेगा। यानी जो केंद्र सरकार है उसको क्या करना पड़ेगा, अब एकीकरण का प्रयास करना पड़ेगा। तब सरदार पटेल ने जाकर घोषणा भी कर दी कि भाई अब राजस्थान की सभी छोटी बड़ी रियासतों को मिला करके क्या बनाया जाएगा, एक संघ का निर्माण करवाया जाएगा। ठीक है ना। तो अगला जो हम देखेंगे इस राजस्थान के अंदर फिर क्या हुआ, इन सब के फलस्वरूप सरकार के जो रियासती विभाग द्वारा क्या किया गया, सबको मिलाकर के एकीकृत राजस्थान का गठन कब गठन किया गया था रियासती विभाग का, ये कमेंट करके आप बताएं। इस कार्य के लिए एक अत्यंत बुद्धिमानी दूरदर्शिता है ना, क्योंकि राजा लोग कहते हैं देखो मेहनत पर जोधपुर के तो महाराजा ने पिस्तौल भी तान ली थी, तो दूरदर्शी और संयम भी उसमें रखना, तो उसमें उन्होंने बड़ा संयम रखा था। तो उन्होंने महाराजा से कह दिया था भाई साहब कि आप अगर मुझे मार दोगे ना तो भी आप इस निर्णय को बदल नहीं पाओगे और अपनी रियासत को क्या करोगे, आप स्वतंत्र नहीं रख पाओगे, है ना। यानी मेरी हत्या से ही क्या था, कोई आपको बात नहीं बनेगी और आप अपने जो उद्देश्य हैं उस उद्देश्य में क्या हो जाओगे, सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है ना। तो इस कारण भी तो बड़ा ही क्या था, उनको संयम भी रखना पड़ता था यहाँ, और कूटनीति का भी सहारा लेना पड़ता था। तब जाकर के उन्होंने बीकानेर, इधर अपने जोधपुर, जयपुर सबको क्या कर लिया था, शामिल कर लिया था। और इसके अलावा धौलपुर के महाराजा ने भी जब बड़ी समस्या खड़ी की थी तो उनको भी मैंने उनसे पूछा भाई अगर मैं सम्मिलित होने में हस्ताक्षर नहीं करूँ तो क्या करोगे, तो देख लो भाई साहब तुम अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि तब तक भोपाल वालों ने भी साइन कर दिए थे, तो अब आप अकेले पड़ जाओगे अलग थलग। तो ऐसी सारी कूटनीति से इसको शामिल किया गया। तो इसलिए इस कार्य को बड़ी सावधानी से और धीरे धीरे संपन्न किया गया और एकीकृत राजस्थान का गठन 5 चरणों में, उसका कुल समय 8 वर्ष, ये ध्यान रखना 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था राजस्थान के एकीकरण के अंदर, बहुत लंबे समय तक। देखो इसको एक चरणों को देख लेते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से हम आगे जानेंगे अलग अलग पार्ट में। तो राजस्थान का जो एकीकरण है या कह सकते हैं गठन, वो 5 चरणों में होता है। इन 5 चरणों के बारे में देखते हैं। प्रथम चरण में किसका होता है, मत्स्य संघ का गठन होता है। इस संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को शामिल किया जाता है। आगे वाले चरणों को एक एक पढ़ेंगे और बिल्कुल ट्रिंक से पढ़ाऊंगा ताकि आप भूलोगे नहीं। जैसा प्रजामंडल के बारे में भी आप ट्रिंक नहीं देखिए तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा प्लेलिस्ट में, जाकर उन्हें देख लीजिए। दूसरे द्वितीय चरण के अंदर संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया था, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और शाहपुरा को शामिल किए। तीसरे चरण में मेवाड़ को संयुक्त राजस्थान में शामिल किया। यहाँ देखो ध्यान रखना द्वितीय चरण में ये राजस्थान शब्द आ जाता है साथ में। और चौथा जो हम देखेंगे वो है चतुर्थ चरण के अंदर 4 बड़ी रियासतें जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर, है ना। इन चारों को शामिल करके संयुक्त राजस्थान शामिल करके वृहद राजस्थान का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। जबकि अगला हम देखते हैं 5वां चरण, है ना। कौन सा चरण हम देखेंगे, 5वां चरण। इस चरण में मत्स्य संघ को जो वृहद राजस्थान में शामिल किया था। ये वो मुख्य 5 चरण थे। वैसे हम देखेंगे आगे दिन तो इसको 7 चरणों में देखेंगे, लेकिन बाद में क्या था, इस 5 चरणों के अलावा 2 चरण वो है जब सिरोही और अपने अजमेर मेरवाड़ा है उनको एकीकृत राजस्थान में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। और 1 नवंबर 1956 में जाकर के ये वास्तविक रूप से राजस्थान का जो पुनर्गठन होता है, उस पुनर्गठन के बाद ही राजस्थान का जो एकीकरण है वो पूरा होता है। यानी 18 मार्च से प्रारंभ होता है। 18 मार्च 1948 से राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ होता है और 1 नवंबर 1956 में जाकर पूरा होता है। तो उपरोक्त 5 चरणों के बाद में सिरोही और अजमेर मेरवाड़ा एकीकृत राजस्थान शामिल नहीं हो पाए, तो इनके लिए अगले 2 चरणों के अंदर इनको शामिल किया जाता है। इस तरीके से राजस्थान का जो एकीकरण है वो 1 नवंबर 1956 में जाकर के ही संभव होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। कैसा लगा ये प्रयास कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।